जनता के अधिकारों को एक तरफ रखा जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पेश कर रहे हैं ये, अब मेरी पार्टी तो इस पर विरोध करेगी। इन्हें अपने जो दो मित्र हैं, चाहे अडानी अंबानी जैसे मित्र हैं, उन्हें लगातार देश बेचने का काम कर रहे हैं। किसान जब अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आने का मन करता है तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, उन पर रबर की गोलियां चलाई जाती है, पानी की बौछार मारी जाती है। यूपी के अंदर सदन में गहमा गहमी मची हुई है। कभी संभल के ऊपर बातचीत होती है, कभी मूर्तियों पर बातचीत होती है, कभी मस्जिदों पर बातचीत होती है। और यहाँ के सदन में समाजवादी पार्टी ने एक अपना अलग ही अस्तित्व कायम करके रखा है। आज हमारे साथ है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिबियापुर के विधायक प्रदीप जी। प्रदीप यादव जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। आप तो सदन से ही जस्ट अभी आपका आना हुआ, आपसे बातचीत हुई मेरी, तो बस मुझे लगा कि आपसे मिलना है और बात करनी है। कल से सदन में काफ़ी हंगामा देखने को और सुनने को मिला। अलग अलग तरीके की योगी जी ने जो है वो स्टेटमेंट दी है कि विष्णु जी के 10वें अवतार जो हैं कल्की महाराज के रूप में संभल में अवतरित होंगी। और मूर्ति का भी अनावरण, वहाँ पर मूर्ति भी एक निकली है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है जो इतनी गहमा गहमी चल रही है? ये लोग कभी विकास पे बात नहीं करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। और हमेशा इनका प्रयास रहता है कि जो देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों को खाने को अनाज तक नहीं है। देश में कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज के सरकारी अनाज पर डिपेंड हो गए हैं। सबसे ज्यादा अगर देश की हालत खराब हुई तो गरीब तबके की और मीडियम तबके की। गरीब गरीब होता चला जा रहा है और पैसे वाला होता चला जा रहा है। चूंकि मौजूदा सरकार पैसे वाले लोगों पर इनका ज्यादा ध्यान है और उनकी मदद ये करते हैं। इतने कई लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। तो पूंजीपतियों का माफ कर दिया, इतने में मेरा पूरा देश खुशहाल हो जाता। और पूंजीपति चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, इनकी लगातार इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान बेचारा बेहाल होता जा रहा है। किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। किसान जब अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आने का मन करता है तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, उन पर रबर की गोलियां चलाई जाती है, पानी की बौछार मारी जाती है। यहाँ तक कि किसानों के रास्ते में कीलें तक गाड़ने का काम ये सरकार करती है। तो इन्हें देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं। इन्हें अपने जो दो मित्र हैं, चाहे अडानी अंबानी जैसे मित्र हैं, उन्हें लगातार देश बेचने का काम कर रहे हैं। क्या क्या नहीं बेच दिया। और जब जब अडानी जी के ऊपर लोकसभा में चर्चा का सवाल आता है तभी कोई ना कोई दूसरा सिगुफा छोड़ देते हैं। जबरदस्ती इन्होंने इस इलेक्शन में, इस उपचुनाव में बहुत से लोगों को, समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्हें वोट नहीं डालने दिया। पुलिस ने लाठियां बांधी, खदेड़ खदेड़ के उन्हें घर के अंदर घुसेड़ दिया। और जबरदस्ती जब सीटें जीती हैं, इतनी बेईमानी कभी नहीं इतिहास में हुई। और सिर्फ इस पे चर्चा ना हो इसलिए ये संभल जैसी घटनाएं कराने का काम करते हैं। तो इस तथ्य में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है कि ये जो, हालांकि अखिलेश जी ने तो इस बात का जो है वो विपक्ष के सामने अपनी बातों को रखा भी है, लेकिन फिर भी आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि योगी जी तो इतना बोल रहे हैं और बीजेपी वाले इतना शोर मचा रहे हैं, तो कितनी सच्चाई आपके अपने स्वयं से आपको इसमें समझ आ रही है? अब मुझे वहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम एक बात फिर कहते हैं कि आज देश में चाहे किसी भी जात का हो, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहे कोई हो, ये सबसे मिलके बना है और सबकी स्वतंत्रता संविधान के तहत है। जो हमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में हमें अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अपने अपने तरीके से हमें धर्म अपनाने का अधिकार है। हम अपने धर्म के हिसाब से, ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो,
किसी की भी पूजा कर सकते हैं और उसमें व्यवधान डालने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसलिए कराना चाहती है ताकि किसी तरह उनके लिए हिंदू यूनाइटेड हो। लेकिन हम हिंदू की बात नहीं करते। ये कभी भी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछली बार अपना फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और ऐसे समुदाय के लोग आते हैं, तो पीडीए जो है उस पीडीए से सच बात यह है कि ये घबराए हुए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह पीडीए में तोड़फोड़ हो और कुछ हिस्सा हमें भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मिल जाए। ये इनकी सोची समझी रणनीति है और उसके तहत ये कर रहे हैं। एक सवाल है, राहुल जी अक्सर बोलते हैं कि अदानी जी के द्वारा ये एयरपोर्ट लिया गया, ये डॉक ले लिया गया, ये बंदरगाह उनके नाम का है, ये एयर जो फ्लाइट है वो उनके नाम की है। अक्सर वो अपने मुद्दों से भटकने की कोशिश करते हैं और वो फिर अदानी को ले आते हैं। क्या ये सही में अदानी जी जो हैं, अदानी जी तो मैं नहीं कहूँगी, अदानी जो हैं, ये अदानी ग्रुप देश को, अदानी और अंबानी देश को क्या हमारे देश की जो जनता है उसको इस कदर खोखला करने की कोशिश में है, जिसका मुद्दा लगातार राहुल जी उठा रहे हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है? क्या कहेंगे आप इस पर? बीजेपी धनाढ़ पार्टी है, उन्होंने मीडिया को भी मैनेज कर रखा है। राहुल जी बोले, चाहे अखिलेश जी बोले या विपक्ष की कोई पार्टियां उनके नेता बोले, उन्हें ज्यादा प्रचारित नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उधर से किसी ने एक झूठ भी कह दिया, और जबकि सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी झूठ का पुलंदा है, एक भी अगर झूठ कह दिया तो उस झूठ का दिन भर प्रचार किया जाता है, दिन भर मीडिया उसे प्रसारित करने का काम करते हैं। तो उन्होंने चूंक मीडिया पे, आयोग पे, हर चीजों पे लगातार, जब देश की जनता आवाज उठाती है कि चुनाव मशीनों से नहीं होना चाहिए, मशीनों पर हमें विश्वास नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, आयोग देशों में भी ईवीएम जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई वो नहीं, उन देशों में भी ईवीएम को विश्वसनीय नहीं माना गया और उससे चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन आखिर ये इतने पीछे क्यों पड़े हैं कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाए? आयोग, नीचे आयोग को एक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। आयोग का एक संदेश जाए, जनता के बीच में ऐसा लगे कि आयोग निष्पक्ष है। हो सकता है सरकार के दबाव में थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, लेकिन इतना दबाव में आए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई गई, अन्य लोगों ने भी आवाज उठाई, सारी पार्टियों ने लिख लिख के दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मशीन से ही लगातार चुनाव करा रहे हैं। तो ईवीएम से जब आप चुनाव करा रहे हैं तो वीवीपैट ही गिनवा दो 50%। भाई अगर आपको ये लगता है कि काउंटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, तो काउंटिंग जब हम लोग लगातार 2-2, 3-3 महीने चुनाव भागते हैं तो और 2 दिन में हम लोगों का क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। और क्या इससे पहले हम लोग काउंटिंग नहीं करा देते? 2-2 दिन लग जाते थे तो लगते थे, लेकिन कम से कम जनता ये कह तो नहीं पाती थी कि हमारे साथ बेईमानी हुई, हमने वोट किसी और को दिया, वोट किसी और के निकले। तो आखिर क्या आयोग की मंशा है? आयोग पे ऐसा कौन सा दबाव है जो इस बात को नहीं मान रहे? और चूंकि दबाव सरेआम दिखाई दे रहा है। पहले आयोग की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर, नेता विरोधी दल एंड चीफ जस्टिस 3 लोग करते थे, और नेता विरोधी दल और प्रधानमंत्री में अगर मतभेद है तो चीफ जस्टिस कोई ना कोई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई ना कोई ऐसे ईमानदार 2-3 व्यक्तियों के नाम देते थे जिसपे आम सहमत बन जाती थी। लेकिन आज के दिन उन्होंने बिल में परिवर्तन कर दिया, अध्यादेश ले आए और उन्होंने उससे चीफ जस्टिस को हटा दिया और उनकी जगह पे प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित मंत्री, अब उनका बहुमत हो गया, वो जिसका नाम ले देंगे वही आयोग हो जाएगा, आयोग का चेयरमैन हो जाएगा। तो अब आप बताओ कहाँ से उम्मीद हो सकती है निष्पक्ष चुनाव? सारा का सारा जो आधिपत्य है वो हमारी जो केंद्र में सरकार है उसकी मुट्ठी में आ गया है। अब वो इसीलिए जब हिटलर शाही सरकार होती है तब तक हमेशा जनता विरोध करती है, और जब जनता के विरोध करने के बाद भी काम नहीं बनता तभी देश में आंदोलन छिड़ता है।
तो आज ये स्थिति है कि चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मीडियम कर्मचारी हो, चाहे निचले तबके के लोग हों, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, या पीड़ित अगड़े और अल्पसंख्यक, सबके सब परेशान हैं। ये सब धीरे धीरे आंदोलित हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा ये सारा आंदोलन सड़कों पे दिखाई देगा। देश की स्थिति अच्छी नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन अभी लगातार हम जगह जगह उसको अपने प्रचार के माध्यम से देख पा रहे हैं। संसद में उसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? ये प्रजातंत्र है जी। बहुत प्रदेश हैं इस हिंदुस्तान में। किसी प्रदेश की अगर सरकार बीच में गिर गई तो क्या उस सरकार को लगातार तब भी चलाएंगे आप? तो वहां तो चुनाव होगा। तो इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। जनता ने अगर सरकार चुनी है और अगर वो किसी कारणवश गिर गई है तो जनता ही द्वारा चुनी हुई सरकार दोबारा सरकार चलाएगी। तो अब उन सारे जनता के अधिकारों को एक तरफ रखा जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पेश कर रहे हैं ये, अब मेरी पार्टी तो इस पर विरोध करेगी जी। और उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया भी है जी। और अगर तुम्हें करना है तो उन्होंने कह तो दिया कि सारी पार्टियों की जहाँ जितनी सरकार है और केंद्र की सरकार मिलके एक बार इस्तीफा दे दे। हाँ जी। फिर एक ही बार में करा दे। चुनाव अगर हिम्मत है तो करा दो। वो संभव नहीं है। तो अपने लिए उन्हें संभव नहीं है, नहीं तो फिर दूसरों की जिनकी चुनी हुई सरकार है उन्हें कैसे आप बीच में गिरा सकते हैं? या जिनका आप चुनाव होगा। क्या उद्देश्य होगा वन नेशन वन इलेक्शन को इस तरह से मतलब जनता के ऊपर इसका दायित्व सौंपने का और इसको करवाने का उद्देश्य कुछ तो होगा ना? उद्देश्य ये है कि उन्हें बेईमानी करने का और मौका मिलेगा। अच्छा। हाँ, जिसकी सरकार जितने दिन चाहेंगे चलवाएंगे, जितने दिन चाहेंगे जब चाहेंगे गिरवा देंगे और उसके बाद अपने द्वारा नामित सरकार से तब तक जब तक दूसरा टर्म नहीं आ जाएगा तब तक उससे चलवाएंगे। अच्छा। गवर्नर हाउस चलवाएंगे। गवर्नर भी इन्हीं के बैठे हैं। गवर्नर अगर आधिपत्य में गवर्नर के आ जाएगी, अगर सरकार डिसॉल्व भी हो गई तो गवर्नर इन्हीं के बैठे हैं, तो वो इन्हीं की सरकार चलेगी। मतलब ऊपर से नीचे तक का जितना भी महकमा है वो सारा सब अपने हाथ में लेना सब अपने हाथ में ही लेना चाहते हैं और यही वजह है जिसका वन नेशन और वन इलेक्शन में ये विश्वास कर रहे हैं और जनता पे इसका भार सौंपना चाह रहे हैं कि आप इसके अंतर्गत ही वोट दें, ऐसा उनका मानना है। और एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आगे बढ़ेगी जी। पीडीए जो हमारा है, हम लोग ये चाहते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, इनके अधिकार सुरक्षित रहे। जी। आज संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। कायदे से तो बैकलॉग से अगर ना भर पाए तो आगे की कम से कम इस सरकार ने क्या किया, अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने 50% आरक्षण सवर्णों का कर दिया और 50% आरक्षण में एससी, एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों को 50% में कर दिया। चूंकि इन्होंने एक धीरे से नियम बना दिया कि जो जिस में भरेगा, बैकवर्ड में भरेगा तो उसकी काउंटिंग बैकवर्ड में ही होगी, भले उनका प्रतिशत जनरल से ऊपर निकल जाए। पहले ऐसा होता था कि अगर उनकी कट ऑफ सूची या परसेंटेज उनका हाई मेरिट कम गई और बैकवर्ड वाले की अगर ज्यादा चलेगी तो वो सामान्य में निकल जाता था, लेकिन अब नहीं है, अब वो उसी में रहेगा। इसका मतलब 50% में वो 15% लोगों का ही आधिपत्य होगा। 50% उन्हीं का भरा जाएगा तो स्वाभाविक है उन्हीं का रहेगा। तो समाजवादी पार्टी का तो फंडा अपनी पार्टी को आगे चलाने का बिल्कुल साफ सुथरा है कि वो पिछड़े वर्ग को लेकर चलना चाहती है, दलितों और किसानों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अन्यथा अन्य किसी और पार्टी में लगभग ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि किसान जो है, अभी आपको पता है कि दिल्ली में कितने आंदोलित तरीके से बिल्कुल बॉर्डर के आसपास। अरे किसान बहुत परेशान है जी। किसान की माली हालियत अच्छी नहीं है। किसान अपने बच्चों की ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता। किसान अपनी बेटी की शादी में जहाँ गल्ला बेचता है, हमारे यहाँ अड़तिया कहते हैं, अड़तियों का कर्जदार हो जाता है
और आजीवन उस कर्जा का ब्याज ही चुका पाता, तब तक उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और इस समय बीच बीच में बेमौसम जब बरसात होती है तो सबसे ज्यादा मार किसान पे ही पड़ती है। किसानों को तो इतना मुआवजा भी नहीं मिलता, और नहीं मिलता मुआवजा, नाम की तो मुआवजा चीज तो नाम की चीज भी इस नहीं सरकार जाता, में जब लेकिन उन्हें उसको उतना वाजिब धन मूल नहीं नहीं मिलता मिलता। जिसका वो मूल का अधिकारी है। हाँ, उसका उतना भी मेरे ख्याल से नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम लोग पंजाब के साइड कभी जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के किसान जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और ये वो, हालांकि कहा जाता है कि पंजाब के किसान तो बड़े रिच टाइप के होते हैं ऐसा, लेकिन किसान दरअसल ऐसा है नहीं। किसान तो अन्नदाता होता है और उसको कहने के लिए हम उनकी क्या लोग मांगे आपको अन्नदाता लगता है कहते सही हैं, है वो जो मांग कर रहे हैं? 100% उनकी सही है, हम उनकी मांग से सहमत है। आपने फैक्ट्री लगाई जी, आपने जो माल तैयार किया उसका मूल्य आप निर्धारित करेंगे, घाटे में तो आप नहीं बेचेंगे। नहीं, लेकिन किसान ऐसा है कि जब ये अपनी फसल तैयार करता है, इसका कितना बीज लगा, कितनी इसकी मजदूरी है, कितनी खाद लगी है, कितना पानी लगाया है, इसे अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। जब बाजार ले जाएगा तो आड़तिया निश्चित करेगा कि तुम्हारा धान या तुम्हारा गेहूं, इसका कीमत क्या है, इसकी कीमत वो तय और जबकि करेगा। जिसका अन्न होता है उसका ही अधिकार होना चाहिए कि इसकी तो कीमत बस भाई यही मैंने। किसान मांग रहे हैं, कम से कम हमें एमएसपी तो मिले, मतलब जो हमारा खर्चा है वो तो समझे। उतना तो कम से कम उसे मिले। हम्म। और गवर्नमेंट के यहाँ देख लो, अब पता नहीं कितनी इनकम है उनके यहाँ, लेकिन किसान की इनकम पर कोई ध्यान नहीं देता है। किसान बेचारे की हालत ज्यों की त्यों है। आज बैठे हैं वो, दिल्ली तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो बॉर्डर है वहां तक उनकी लगातार कोशिश जारी है पहुंचने की। लेकिन बेचारे क्या करें, लेकिन वो कुछ कर वादे नहीं उनसे सकते। कर पहले दिए भी जाते बैठे थे, हैं इस बार फिर बैठे हैं। कि तुम्हारी ठंड आय, में रहते किसान हैं। की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी ना करते सवाल गुनी कर देते तो कम से कम उनके बच्चों का पेट तो पलने लगता, मेरे शिक्षा तो हिसाब हो से जाती। किसानों के बीच जाकर एक बार किसी भी जो मंत्री है बीजेपी के हों या केंद्र सरकार में कोई अन्य उन्हें हो, बात करनी उनको चाहिए। बात करनी चाहिए। डर किस बात का है सर, वो किसान अपने ही देश के हैं, ठीक है। अगर हम आप बात स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं तो अपने ही देश में बात कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर हमें अधिकार है, उनसे तो बात करने कोई नहीं उनसे भी जाएगा। बात कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, लेकिन उनसे बात करने कोई नहीं जाएगा। हाँ, हाउस में अगर जरूरत पड़ेगी तो छाती ठोक के कहेंगे कि हम किसान के बेटे हैं, वहां तो सब कह देंगे, लेकिन किसान के बीच में कोई नहीं जाता है। सर जन्म से नहीं होता ना, कर्म से भी तो होता है कि किसान के बेटे हैं तो कर्म में दिखे ना, फिर छाती ठोक के बोलने से थोड़ी ना होता है कि हम किसान के तो बेटे बस हैं। वहीं ठोकते हैं छाती, जिससे किसान ये समझे कि ये हमारे किसान के ही बेटे हैं, लेकिन कहाँ किसान बेचारा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी जी जी, तो आपसे जो आज मैंने बातचीत करी उसमें कुछ ऐसे गहन मुद्दे थे जिसको कि आपने उसका जवाब बहुत खूबसूरती से और बहुत साफ से दिया कि नहीं, किसानों के ऊपर आपने अपनी बातचीत रखी, दलितों पर रखी, समाजवादी पार्टी के अन्य मुद्दों पर रखी, साथ में वन नेशन वन इलेक्शन पर रखी, अन्य कई जो मेरी आपकी बातचीत हुई, बहुत खूबसूरती से आपने हर बात का जवाब दिया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं और प्रदीप यादव जी को सुन पा रहे हैं, देखिए देश का किसान जो है ना वो अन्नदाता है, और अन्नदाता का अगर हम मान सम्मान, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हमारे लिए हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उनकी मांग को हम एक बार सुन भी लें तो शायद वो इतनी ठंड में ठिठुरेंगे नहीं, वो एक बार आपको मान ही देंगे, आपके आने पर आपका स्वागत ही करेंगे, आपसे बातचीत ही करेंगे और किसी भी चीज़ का हल बात करके निकलता है। दलितों के साथ मिलें, पिछड़े वर्गों के साथ मिलें, लोगों की बात सुने, उनके साथ उनके दिलों से जुड़े, उनकी ज़रूरतों से जुड़े, तो हमारे को केंद्र में सरकार, हम ये नहीं कहते कि केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, कि समाजवादी की सरकार हो, कि कांग्रेस की सरकार हो, पर जिस जनता को जो चीज़ चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है, अगर केंद्र सरकार वो नहीं सुनती है, तो फिर सरकार की जितनी भी विरोधी पार्टियां सामने खड़ी हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं रेशमा जायसवाल, नेशन नेटवर्क 24 से प्रदीप यादव जी के साथ, नमस्कार।